नमस्कार, मेरा नाम बनजोत है। द वायर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जिसके कारण विश्व भर में भारत की छवि धूमिल हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस ने 5 अक्टूबर को अपनी एक प्रेस वार्ता में बताया कि भारत में बनने वाले 4 कफ सिरप्स के कारण गाम्बिया के 66 बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने उस प्रेस वार्ता में बताया कि ये 4 सिरप्स हरियाणा की एक कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाए थे और उन कफ सिरप्स में DEG डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल और EG इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम के कंटेमिनेंट्स पाए गए, जो कि लगभग इंसानी शरीर के लिए जहर का काम करते हैं। DEG आखिर उन दवाओं में पहुंचा कैसे? ये जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि कफ सिरप को सॉल्युबलाइज करने के लिए या उनका विलयकरण करने के लिए PEG यानी कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है। अब कोई भी दवा बनाने वाली कंपनी इस केमिकल को किसी अन्य वेंडर से या अन्य कंपनी से खरीदती है, पर यदि उस PEG को बनाने के दौरान उसको सस्ते में ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए या किसी और वजह से DEG मिक्स कर दिया जाए या गलती से मिक्स हो जाए, तो संभव है कि वो PEG पूरा का पूरा जहरीला हो जाएगा। मेड इन फार्मास्यूटिकल्स ने PEG अब किसी दूसरी कंपनी से खरीदे थे। तो क्या मेड इन फार्मास्यूटिकल्स ये पता कर सकती थी दवा बनाने से पहले कि क्या PEG रॉ मटेरियल जो उसने दूसरी कंपनी से खरीदा वो ठीक है या नहीं? इसका जवाब है हाँ। भारत के कानून के अनुसार हर दवा बनाने वाली कंपनी को दवा बनाने से पहले जो भी रॉ मटेरियल उसने खरीदा है उस रॉ मटेरियल की बाकायदा जांच करनी होती है। इसका आशय यही होता है कि यदि वो रॉ मटेरियल ठीक नहीं है तो उसी स्टेज पर उस रॉ मटेरियल को हटाया जा सके। इसके अलावा कानून के अनुसार किसी भी दवा बनाने वाली कंपनी को दवा बनाने का रॉ मटेरियल केवल उन्हीं कंपनियों से खरीदना है जो कि इन रॉ मटेरियल को देने के लिए लाइसेंस प्राप्त हैं। PEG का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रियल कार्यों में भी होता है, पर वह PEG जो दवा में डलता है वह इंडस्ट्रियल कार्यों में इस्तेमाल होने वाले PEG से अलग होता है। इसलिए कंपनी ने क्या उस रॉ मटेरियल की जांच की और क्या ये रॉ मटेरियल उसी कंपनी से खरीदा जो कि दवा बनाने वालों को बेच सकती थी, ये हमें नहीं पता। ये बात अब भारत सरकार की जांच में सामने आ सकती है, पर यदि ये जांच की गई होती तो बहुत संभावना है कि वह 4 सिरप जिसमें ये अब कंटामिनेंट पाया गया, उस कंटामिनेंट को उसी स्टेज पे पकड़ा जा सकता था। DEG कितना जहरीला है इसको इस बात से समझा जा सकता है कि कुल 78 बच्चे उन दवाओं को पीने के बाद बीमार पड़ गए, उनमें किडनियों की प्रॉब्लम आ गई। उन 78 में से 66 यानी कि 85% बच्चों की मौत हो गई। ये 85% नंबर, जिसको कि केस फैटेलिटी रेट कहते हैं, किसी भी बीमारी के हिसाब से बेहद ज़्यादा था। WHO ने हमें यह भी बताया कि जिन बच्चों की मौत हुई उसमें से ज़्यादातर बच्चों की उम्र 2 साल से कम थी। पर क्या ऐसा पहली बार हुआ कि DEG के इस्तेमाल के कारण बच्चों की मौत हुई? नहीं। भारत में ही हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में DEG के कारण कई बच्चों की मौत इसके पहले पिछले कुछ वर्षों में हो चुकी है। तब उन दवा कंपनियों पर इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इसके बारे में हमें आज तक कुछ भी ठीक से नहीं पता चला। इसी प्रकार ये कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, जो कि अभी सवालों के घेरे में है, ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ कि उसके ड्रग्स पे सवाल खड़े हुए। एक्सेलन एक ऐसा डेटाबेस है जो कि भारत सरकार द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसमें केरला, महाराष्ट्र और गुजरात में जब दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई जाती हैं तो वहाँ की सरकारें इसकी रिपोर्टिंग करती हैं।
इस वेबसाइट को कोई भी देख सकता है और ये जान सकता है कि कब किन दवाओं पर इन 3 राज्यों की सरकारों ने अपनी उंगली उठाई। यदि हम एक्सेलेंट डेटाबेस देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि 2021 और 2022 में ही केरला सरकार ने एक नहीं पर 5 बार मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के दवाओं को सबस्टैंडर्ड घोषित किया। उसमें से एक दवा मेटमॉर्फिन डायबिटीज के पेशेंट्स लेते हैं। केरला सरकार ने बोला कि ये दवा डिसोल्यूशन का टेस्ट नहीं पास कर सकी। डिसोल्यूशन का टेस्ट वो टेस्ट होता है जिससे कि ये पता चलता है कि आखिर कोई दवा ठीक से शरीर में घुल पा रही है या नहीं। इसी प्रकार केरला सरकार ने बताया कि एस्प्रिन नामक दवा सैलिसिलिक एसिड टेस्ट फेल कर गई, यानी कि एस्प्रिन दवा में एस्प्रिन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा थी। गुजरात सरकार ने 2015 में ही बताया था कि मेडेन फार्मास्यूटिकल्स की मेसीप्रो नामक दवा, जो कि एक एंटीबायोटिक है, डिसोल्यूशन का टेस्ट नहीं पास कर सकी थी। हमें एक चीज़ यहाँ समझनी चाहिए कि इन सरकारों ने कंटामिनेशन के बारे में नहीं बोला था। इन सरकारों ने ये बोला था कि ये दवाएं में उन चीज़ों की मात्रा कम या ज़्यादा पाई गई जितनी मात्रा उनमें होनी चाहिए थी। पर अब जो मेडेन फार्मास्यूटिकल्स पे चार्ज लगे हैं वह चार्ज कंटामिनेशन के हैं, अडल्ट्रेशन के हैं, जिसके कारण बच्चों की मौत हो गई। पर जब इतनी बार केरला और गुजरात की सरकारें आगाह कर रही थी तो क्या हरियाणा ड्रग कंट्रोलर ने या वहाँ की अथॉरिटीज़ ने इस मेडेन फार्मास्यूटिकल के प्लांट्स पे किसी तरह की रेड की, किसी तरह की जांच की, किसी तरह के पुराने दस्तावेज खंगाले? हमने जब हरियाणा स्टेट के ड्रग कंट्रोलर मनमोहन तनेजा से ये सवाल किया तो उन्होंने हमें कहा कि उन्हें पुरानी फाइल्स देखनी होगी। पर पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि बार बार केरला और गुजरात सरकार के कहने के बावजूद हरियाणा की राज्य सरकार ने किसी भी तरह का एक्शन, इन्वेस्टिगेशन इस कंपनी के संदर्भ में किया हो। अब भारत सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि जिन दवाओं के कारण गाम्बिया के बच्चों की मौत हुई वह दवाएं केवल गाम्बिया में एक्सपोर्ट की गई थीं। वह दवाएं भारत में नहीं थीं, इसलिए भारत के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि पीईजी यदि उस वेंडर ने मेडेन फार्मास्यूटिकल्स को सप्लाई किया जो कि पीईजी का लॉट कंटामिनेटेड था, क्या वह पीईजी दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी सप्लाई हुआ और उन्होंने भी उस पीईजी के लॉट का इस्तेमाल किया? इसी तरह यदि मेडेन फार्मास्यूटिकल्स ने जो पीईजी लिया यदि वो कंटामिनेटेड था जिसके कारण डीईजी उसमें आ गया, क्या उस पीईजी के लॉट का इस्तेमाल इन 4 कफ सिरप्स बनाने के अलावा भी किसी और दवा में हुआ जो कि भारत में सप्लाई की गई थी? इन सवालों का जवाब अब केवल जांच से ही सामने आ सकता है। भारत सरकार ने अपने बयान में ये भी कहा कि डब्ल्यूएचओ ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को 29 सितंबर को इस बारे में आगाह किया था। हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर ने हमें बताया कि 3 अक्टूबर को मेडेन फार्मास्यूटिकल से सैंपल्स इकट्ठे किए गए। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का वक्त क्यों बीता, और यदि ये वक्त बीता तो इसके कारण क्या उन सैंपल्स पर कोई प्रभाव पड़ा और इसके कारण क्या जांच पे भी कोई प्रभाव पड़ेगा, यह सवाल भी एक हमारे सामने है। इसके अलावा यह भी एक बात सोचने लायक है कि यदि 29 सितंबर को ही डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार को बता दिया था तो भारत सरकार के किसी अधिकारी ने या हरियाणा के किसी अधिकारी ने, जहां की ये कंपनी स्थित है, कोई स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं दिया। आखिर डब्ल्यूएचओ को ही 5 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना पड़ा कि गाम्बिया के बच्चों की मौत भारत में बनने वाली दवाओं से हो गई है। भारत सरकार ने अपने बयान में ये भी कहा कि किसी भी देश की यह कर्तव्य बनता है यदि वह भारत से दवाएं ले रहा है कि दवाओं लेने से पहले वह एक प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट करे, यानी कि यह जांचें कि जो दवाएं वो देश खरीद रहा है वह मानक पर खरी उतरती हैं या नहीं। ये प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट हुआ या नहीं, डब्ल्यूएचओ को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी भारत सरकार के ड्रग रेगुलेटर को हो सकती है, पर उन्होंने इस बाबत अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। गाम्बिया पर तो हम सवाल खड़े कर सकते हैं, पर सवाल ये भी खड़े कर सकते हैं कि जब गुजरात सरकार ने 2015
और केरला सरकार ने 2021 और 22 में कहा था कि ये कंपनी सबस्टैंडर्ड ड्रग्स बना रही है, तो अब क्या हमारे यहाँ कोई जांच की गई? इसके अलावा कुछ और राज्यों की सरकारों ने भी इस कंपनी पर सवाल उठाए थे। इन सवालों के उठने के बाद हमारे देश में जांच हुई या नहीं हुई, इसका कोई रिकॉर्ड अभी तक पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। पर इस पूरे प्रकरण के कारण भारत की जो एक छवि है फार्मेसी टू द वर्ल्ड, उसको एक धक्का पहुंचा। पर यह धक्का आज नहीं पहुंचा। 2013 में वियतनाम ने भारत की 46 फार्मास्यूटिकल कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। वियतनाम ने यह कहा था कि ये सारी 46 कंपनियां सबस्टैंडर्ड ड्रग्स उसके यहाँ भेज रही हैं। तब वियतनाम में भारत के एक अधिकारी दीपक मित्तल ने एक मेल लिखकर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा था कि इन सभी 46 कंपनियों की गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि विश्व में ये हमारी छवि को खराब कर रही हैं। 2013 से लेकर 2022 तक क्या जांच हुई, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन 46 कंपनियों में एक नाम मेडेन फार्मास्यूटिकल्स का भी था। पर गाम्बिया अब इकलौता अफ्रीकी देश नहीं है जो कि भारत से ये कंप्लेन कर रहा है कि उसकी सबस्टैंडर्ड्स दवाएं उसके यहाँ पहुँच रही हैं। इसके पहले कई सारे अफ्रीकी देश इस तरह का मुद्दा उठा चुके हैं। 2014 में एक वर्किंग पेपर आया जिसने अपनी रिसर्च में ये दावा किया कि भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियों के दोहरे मापदंड है। जब वह विश्व के अन्य देशों को दवाएं सप्लाई करती हैं तो उनकी क्वालिटी कुछ और होती है, पर जब वो अफ्रीकी देशों को दवाएं सप्लाई करती हैं तो उनकी क्वालिटी कुछ और होती है। तब भारत सरकार ने और फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इस पेपर को ये कह के नकार दिया कि इस पेपर को लिखने का मतलब केवल भारत की छवि को खराब करना था। बहरहाल अब BBC में छपी एक खबर के मुताबिक गाम्बिया की वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, न्याय की गुहार लगा रही हैं। उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं, या और बच्चे हमारी इन दवाओं की भेंट चढ़ेंगे, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि अब ये जांच कैसी होती है, या इस जांच को भी बाकी अन्य जांचों की तरह दबा दिया जाता है। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।